8% लोग ही हैं खेती कर रहे हैं, और जी, उनके जी, पास बड़ी, जैसे जैसे ये नहीं है कि यहाँ सिर्फ 2 भैंसें हैं या 3 भैंसें हैं, वहाँ तो बहुत बड़ी हुई खेती भी हैं, बहुत बड़े हैं, और सरकार का जो सपोर्ट है बहुत ज्यादा रहता है। जी। और इस तरह से उन परिस्थितियों को हमारे वहाँ भी इतने कई बार कॉन्ट्रैक्ट को ऑब्लाइज नहीं किया जाता है, तो वो कभी बहुत ही फ्रिक्शन होता है फार्मर्स के बीच में। वहाँ फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन भी बहुत स्ट्रांग है, और उनकी छोटे पॉपुलेशन है, उनका प्रभाव बहुत रहता है और सपोर्ट रहता है। उसके बावजूद कई कॉन्ट्रैक्ट में 3-4 फेलियर हुए हैं, जो ये कमीशन रिपोर्ट में जैसे उन्हें किया जी, गया है, जी, वो जी। कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं करते हैं, क्योंकि मगर सरकार पैसा वापस कर देती है सब्सिडीज के थ्रू, तो वो भरपाई कर सकते हैं। क्योंकि वहाँ की सरकार बहुत जागरूक है, और है। दूसरा ये है कि वहाँ जो है किसानों के अधिकारों के प्रति सरकार बहुत चिंतित है, और पूरी तरह से सरकार जो है अपने किसानों को पूरा आर्थिक सहायता जो पूरी तरह से देती है। और यहाँ की जिस परिस्थिति है बिल्कुल ही विपरीत, मतलब किसान हैं, छोटे छोटे मर्द क्षेत्र ज्यादा हैं, और वो कितने जागरूक नहीं है जितना, क्योंकि वो आराम से जो बड़े कंपनियां हैं उनको बिल्कुल ही धोखा दे सकते हैं बिना कुछ के, उनको बिल्कुल धोखा देने का बहुत आसान रूप है, क्योंकि जितना जितना उनके पास साधन नहीं है, जिस तरह वो फाइट करें, कोर्ट पे जाएं, और उन सोसाइटी जितना नहीं है, तो इस रूप से बहुत ही एक यूरोप से कंपेयर करना बहुत मुश्किल है। संगठित भी नहीं है, शिक्षित भी नहीं है, अधिकारों को भी नहीं समझता है। अशोक जी, अब मिस्टर मैथ्यू ने बताया कि यूरोप में जहां बहुत ही एडवांस है और शिक्षित है किसान, और वहां की सरकार बहुत मदद करती है, पूरी तरह सामने आती है, और वहां बहुत ही कम संख्या है किसानों की, और उनकी शक्ति जो है उसको सरकार मानती है। लेकिन भारत की परिस्थितियां तो एकदम भिन्न है। इन्होंने सही कहा है, भारत के परिस्थिति भिन्न है। तो क्या, भारत तो आखिर उद्देश्य क्या है, क्यों चाहती है सरकार? भारत में जो खेती जो है, ये जो उत्पादकता बढ़ाने के नाम पर पूरा खेल भारत में हो रहा है। हाँ, ये जो है, और ये साबित हो गया है कि छोटी जोत जो है वो ज्यादा उत्पादकता देने में ज्यादा कामयाब है, और बड़ी जोत में। ये तो आपने सही कह रहे हैं, मैथ्यू साहब ने जो बताए, हाँ। जो भिन्न है, ये स्थिति भी बिल्कुल मैं मानता हूं। क्योंकि देखिए, भारत में जो खेती जो है, ये एक समाज व्यवस्था है, एक जीविका है, ये एक बिजनेस नहीं है। यूरोप में एक बिजनेस है। हाँ। और हमारे हम किसान पर एक्सपेरिमेंट करते जा रहे हैं। खेती जो एक समाज का व्यवस्था था, मैं तो ये कहूंगा, उस पक्ष में हूं, ये खेती एक समाज का व्यवस्था के हिसाब से रहे, और किसानों को ज्यादा कानून में नहीं बांधा जाए। मैंने आपको बताया ना, ये एक तरह का कानून का बंधन में ही आ रहा है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का ये और मार्केटिंग, ये नहीं, किसानों को कंपनियों के हवाले किया जा रहा है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से। इसका मतलब तो मैथ्यू जो हमारे बता रहे हैं, ये तो पूरी तरह किसानों को कंपनियों के हवाले करने की बात हो गई, ठेका खेती के नाम पर। मैं तो आपको शुरुआत में कहा था, जो आप क्या सोचते हो, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो कंसेप्ट, जो नए कंसेप्ट है, ये दुनिया भर में नए कंसेप्ट है, 50 साल पुराने कंसेप्ट है। यूरोप और अमेरिका में जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग चली, वो ओनली 60 और 50 इयर्स ओल्ड। ये नए कंसेप्ट। अशोक जी, अफ्रीका में जो कोको खेती कराई गई कंपनियों के द्वारा, उनके बारे में आपकी जानकारी क्या है? अफ्रीका, इसका जानकारी तो सामने में है। क्या हुआ वहां WTO में जो चर्चा हुई इसके बारे में, उसमें कहे हैं WTO के नियम के वजह से इनका जो नुकसान पहुंचा नहीं है, इनका नुकसान पहुंचा हुआ है, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनी जो है, उनसे सस्ते में खरीद किए और बहुत कीमत में बेचा। पहले तो बाजार खत्म कर दिया, पहले तो बड़े कंपनियों ने सरकारों के साथ मिलकर बाजार खत्म कर दिया और अपने कब्जे में बाजार को ले लिया। इसका मतलब तो बहुत स्पष्ट हो गया। चौधरी साहब, आपने सही कह रहे हैं, बाजार, ये जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में एक तरफ बाजार खत्म होगा। कैसे इन लोग कहते हैं जो मुक्त व्यापार ये है, ये जो है, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो है, मुक्त व्यापार के नाम पर कुछ बड़े कारपोरेट सेक्टरों का कब्जा हो जाएगा। इसका मतलब बहुत इसमें बहुत फ्यूचर में बड़ा खतरनाक परिस्थितियों की तरफ जो है, ये तो सरकार को बड़े ही केयरफुली आगे बढ़ना चाहिए। कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग नहीं रहेगा, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट है हमारे, जो एक बात और कही अशोक जी ने कि कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग जो है बाजार का, वो खत्म हो जाएगा, वो तो मोनोपोली हो जाएगी। बाजार में स्टॉक कम हो जाएगी। जो कंपनियां हैं जो तय करेंगे प्राइस, उसी पे मार्केट रहेगा,
और वो इस तरह से ऊपर और नीचे कर सकते हैं और उनका पूरा मुनाफा रहेगा और फार्मर्स की कोई बात आवाज ही नहीं उठेगी क्योंकि वो वैसे ही छोटे हैं और वो बोल ही नहीं पाएंगे और इस तरह से वो बिल्कुल गुट जाएंगे बिकॉज ये कॉन्ट्रैक्ट में साइन किया आपको सप्लाई करना है सिर्फ, क्योंकि और कुछ नहीं करना। आपकी संस्था तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरी दुनिया में बहुत साफ सुथरे तरीके से काम कर रही है। हमने इसीलिए आपसे जानना चाहा कि दूसरे विकसित राष्ट्रों में वहां के किसानों को क्या फायदा हुआ। सरकार का कहना यह है कि हम ठेका खेती जो है किसानों के मुनाफे के लिए करवाना चाहते हैं और उत्पादकता बढ़ेगी इसलिए करवाना चाहते हैं, उपभोक्ताओं को सस्ता मिलेगा इसलिए करवाना चाहते हैं। तो क्या ये सब ढोंग और झूठ और धोखा है पूरा? नहीं, इस तरह से धोखा तो नहीं, क्योंकि कई एग्जाम्पल जैसे लिए हुए हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में। कई चीज हैं जैसे सफल कोऑपरेटिव्स किए गए हैं जो फार्मर्स एक साथ मिलकर। देखिए वो कोऑपरेटिव की बात में और ठेका खेती में बड़ा अंतर है। कोऑपरेटिव तो किसान ही उसमें मेंबर होते हैं, वही अपना मैनेजमेंट चुनते हैं और वही उसको माल बेचते हैं, उन्हीं का पूरा अधिकार होता है। और इनके साथ बिकॉज वो तो है कि इसमें एम्प्लॉयमेंट क्योंकि और साधन नहीं है। जैसे एग्जांपल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो रूप है विद कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर जो पंचायत लेवल पे हो या तो ग्राम क्षेत्र पे हो, ऐसे कोऑपरेटिव बनाए जो इन कंपनियों के साथ मिल बैठे करें तो अच्छा रहेगा। नहीं वो तो आपने देखिए नेहरू जी ने आजादी के बाद ये मान के चले थे कि हमको सहकारिता के क्षेत्र में कोऑपरेटिव मूवमेंट देना चाहिए। इसलिए था उनका उद्देश्य कि किसानों का बाजार में कुछ हिस्सेदारी बढ़ेगी, नेहरू जी का उद्देश्य ये था, और उपभोक्ताओं को एक उचित मूल्य पर खाने का और सारा सामान मिलेगा। तो अशोक जी, अब ऐसी परिस्थितियों में बहुत कम शब्दों में, हमारे पास समय नहीं है, आप ये बताइए कि ये देश के हित में होगा या बहुत ही बुरी तरह बर्बादी का इतिहास बनेगा ठेका खेती? बहुत चंद शब्दों में आप हमको बताइए। देखिए, एक मोनोपोली के रास्ते पर चल रहा है जहां पर चंद लोगों के हाथ में आपका पावर रहेगा या पैसे रहेंगे और क्षमता रहेंगे, वो तो जनहित के लिए हो नहीं सकता। बहुत अच्छा, आपने सही कहा अशोक जी। अब अशोक जी ने कहा कि ये भारत की जो कृषि व्यवस्था अभी तक थी, भारत के किसान जिस तरह से अभी तक पैदा कर रहे थे और सरकार बाजार में कुछ भागीदारी करती थी, न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करती थी और कुछ आवश्यक जो खाने की चीजें हैं, अनाज हैं, उन सबको अपने बाजार में अपनी भागीदारी रखती थी। लेकिन जो ये ठेका खेती के माध्यम से जो बाजारीकरण के दौर में जो नई नीतियों पर सरकार चलाने की कोशिश कर रही है, इसका परिणाम पूरी तरह से अपनी खाद्यान्न सुरक्षा को और देश के किसानों को बड़े बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हवाले करने की बात हो गई। क्योंकि भारत में तो ऐसे बड़ी कंपनियां आज तक खेती में आई नहीं है, और अगर कोई आके देखें भी तो उनको पता होना चाहिए कि खेती करना कितना कठिन काम है। अमेरिका की और बात है, यूरोप की दूसरी बात है। हमें मैथ्यू जी ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जहां बहुत ही किसान जागरूक है, बहुत शिक्षित है, अपने अधिकारों को समझता है और वहां मानव अधिकारों का हनन संभव नहीं है विकसित राष्ट्रों में, तो वहां के किसानों के साथ भी ये कंपनियां ऐसा व्यवहार बहुत बार कर चुकी हैं और किसानों का शोषण वहां भी करती हैं। तो भारत जैसे स्थिति में जहां बहुत बड़ी आबादी कृषि पर निर्भर है, बहुत भारी संख्या है किसानों की, ना वो शिक्षित है ना उसे अपने अधिकारों का ज्ञान है, तो ये ठेका खेती का परिणाम बहुत ही खतरनाक रहेगा भारत के किसानों के लिए, भारत के उपभोक्ताओं के लिए, क्योंकि दाम कंपनी तय करेंगी बेचने का और उन्हीं की पूरी तरह एक शब्द है मोनोपोली हो जाएगी भारत की कृषि पर और भारत के उपभोक्ताओं के लिए खाने के तमाम चीजों पर। ये ठेका खेती का परिणाम होगा और ये बहुत ही खतरनाक परिणाम होगा। ये सरकार को अपने एहसास होना चाहिए, सरकार को हकीकत को समझना होगा और सरकार जो करने जा रही है उसमें सरकार को देखना होगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसके परिणाम अच्छे नहीं रहे, इसलिए ऐसे सब पछड़े में किसानों को नहीं फंसाना चाहिए। ये निर्णय सरकार को लेना है। देखते रहिए हमारा कार्यक्रम किसान की आवाज। हमारे कार्यक्रम में मैथ्यू जी आपने आके हिस्सा लिया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपने बताया हमारे देश के किसानों को, देश के उपभोक्ताओं को कि किस तरह से इस बहुराष्ट्रीय कंपनियां ये व्यापार में शोषण कर रही हैं। अशोक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम आने के लिए। देखते रहिए हमारा कार्यक्रम किसान की आवाज। हमारा पता है किसान की आवाज,
जैन स्टूडियो कैंपस, सिंधिया विला, सरोजनी नगर, रिंग रोड,